In this video, I am going to explain questions based on chemical bonding. This video has been prepared for those students, those who are in standard 10 ICSE board and they are ready to give board exam. केमिकल बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट मैंने पिछले वीडियो में दिया है और उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्ड्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। लेकिन इन दिस वीडियो आई हैव written some questions and I have taken all these questions from Selina publication book, or on the basis of question I will clear the concept related with these questions. This will be helpful for you to revise the topic because board exams date sheet has been published and from February your exam is going to start. तो उसी को ध्यान में रखकर मैंने ये वीडियो तैयार किया है। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको हम लोग दो पार्ट्स में बांटते हैं। फर्स्ट जो है वो है टाइप्स ऑफ बॉन्ड और उनके प्रॉपर्टीज, और सेकेंड पार्ट जो है वो है रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसको 11th में हम लोग फिर अलग अलग चैप्टर्स में देखते हैं। तो पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिफाइन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, अ कोवैलेंट बॉन्ड, अ केमिकल बॉन्ड। सेकंड क्वेश्चन में है कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड। थर्ड है an atom X has 3 electron more than noble gas configuration. What type of ion will be formed? Write the formula of its sulfate. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पार्ट से हमेशा एक क्वेश्चन रहता है सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड। और फोर्थ क्वेश्चन है इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड XY2 an atom X gives an electron to each Y atom. What is the nature of bond in XY2? Draw the electron dot structure of this compound. तो एक एक करके ये सारा चीज को हम लोग रिवीजन लेंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इज द केमिकल बॉन्ड। व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? Suppose if I say NaCl, this is a chemical compound, CH4, this is a chemical compound. So in chemical compound, constituents atoms are taken with a force, or we can say that ki in a given compound, if two atoms are presented, two atoms combined together with a force, attractive force, that force is called chemical bond. It is a chemical bond, it is a bond which joins two or more than two atoms together in a given compound. NaCl में Na और Cl एक साथ रह रहे हैं तो उनके बीच में एक बॉन्ड है। CH4 में भी एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन एक साथ रह रहे हैं तो उनके बीच में एक फोर्स है और उसी फोर्स के कारण ये साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। सेकेंड है कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये क्या है? तो केमिकल बॉन्ड को हम लोग कैटेगराइज करते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या है? तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज दैट टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। अब यहां क्वेश्चन है ट्रांसफर, तो ट्रांसफर करने वाला the element which one is transferring its electron must have more electron than its octet configuration. NaCl में Na के पास अगर हम Na का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 281। Cl का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर देखिए तो 17 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 287। So sodium has 1 electron more than its octet.
और Cl has 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन इट्स ऑक्टेट, तो यहाँ पर ट्रांसफर होगा और ट्रांसफर होने के बाद इनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा, उसी बॉन्ड को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। एक बार ट्रांसफर हो गया तो ट्रांसफर करने के बाद सोडियम पे प्लस चार्ज आ जाएगा और Cl पे माइनस चार्ज आ जाएगा और इनके बीच में a type of force will develop, that is coulombic force और electrostatic force, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड को हम लोग आयोनिक कंपाउंड भी कहते हैं, बिकॉज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आयंस फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। वन एटम विल डेवलप पॉजिटिव चार्ज, another atom will develop negative charge, and both the ions are held together by a force, attractive force. This force is called electrovalent or ionic bond. Second है what is covalent bond? तो इसका एग्जाम्पल आप ले लीजिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल या नाइट्रोजन मॉलिक्यूल या CH4 मॉलिक्यूल। यहां पर क्या होगा कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जहां इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, कोवैलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और शेयरिंग के कारण इसमें ये शेयरिंग वही होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है। तो दोनों एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम या नाइट्रोजन के 2 एटम या कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में किसी का भी ऑक्टेट पूरा नहीं है। They all have electron less than octet और इनके बीच में शेयरिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 8 और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6। सेकेंड ऑक्सीजन का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6 और टू फुलफिल इट्स ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों ऑक्सीजन एटम के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा और इस तरह इनका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन 2 एटम, हियर कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है तो ऑक्टेट में जितना का जरूरत है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ तो यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। उसी तरीके से अगर हम नाइट्रोजन का देखें तो नाइट्रोजन में क्या होता है, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर है। तो इस तरह से 2 नाइट्रोजन के बीच का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो हम कह सकते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड इज अ दैट टाइप ऑफ बॉन्ड वेयर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस बिटवीन द रेस्पेक्टिव एटम्स इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स डुप्लेट और ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। हाइड्रोजन हमेशा डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल करता है। जैसे मीथेन में अगर आप देख लिया जाए, मीथेन के में 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, जबकि कार्बन के पास 6 वैलेंस है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है अपना डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन पूरा करता है, जबकि कार्बन अपना ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन पूरा करता है और इस तरह से कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो हम कह सकते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड कितने तरह के होते हैं। अगर 2 एटम के बीच में सिंगल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ तो मोनोवैलेंट कोवैलेंट कंपाउंड, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ मतलब डबल बॉन्ड बने, डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा तो डाइवैलेंट, 6 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है तो ट्राइवैलेंट। तो कोवैलेंट बॉन्ड मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट और ट्राइवैलेंट भी होते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ नहीं दिया हुआ है, उसको भी हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक स्पेशल टाइप का कोवैलेंट बॉन्ड है जिसमें यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, जिसमें से 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। जबकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि शेयर 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में होते हैं मगर बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय अ सिंगल एटम। उसमें से एक ही एटम वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को देता है, दूसरा एटम के पास इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, इसीलिए उसको हम लोग एक सिंगल एरो से, सपोज हम अमोनिया
दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो यहाँ पर अगर हम इसको पहले हम लोग अमोनिया का डॉट स्ट्रक्चर बना ले और इसके पास एक लोन पेयर है, H+ के साथ बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के इस 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तो यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बनेगा। इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जबकि ये 3 बॉन्ड जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल है। ये हाइड्रोजन किसी भी पोजीशन पे हो सकता है, इसलिए इसको हम लोग ऐसे भी शो करते हैं। इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, मगर इस इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन यूज कर रहा है। इन दोनों के बीच में शेयरिंग हो रहा है एंड बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय नाइट्रोजन, बट हाइड्रोजन इज आल्सो यूजिंग, सो दिस इज अ टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड एंड कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनाने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। किस किस कंपाउंड्स में इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होगा, कैसे हम पहचानेंगे कि वह कंपाउंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है और वो कंपाउंड दिया हुआ कोवैलेंट कंपाउंड है। यहां सबसे पहले एक चीज बताना चाहेंगे कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स को पहचानना बहुत आसान है, क्योंकि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और एक एटम मेटल्स होगा, दूसरा एटम नॉन मेटल्स होगा। तो ग्रुप 1 सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, अगर ये एलिमेंट्स हो, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये एलिमेंट्स कहीं भी दिखाई दे या बहुत कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, तो पहला कंडीशन होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और यू कैन से दैट कि मेटल्स हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। जो भी मेटल्स कंट्रीब्यूट कर रहा है उसका आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल लो होना चाहिए। नॉन मेटल्स का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए। तीसरा, लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। जैसे आप Na और Cl को ले लो, तो Na इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स और Cl इज अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो अगर पूरे पीरियोडिक में देखा जाए तो पूरे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 जो है वो स्ट्रॉन्ग मेटल्स है और ग्रुप 17 जो है वो स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल्स है। तो ग्रुप 1 में अगर हम देखें तो सीजियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल और ग्रुप 17 में फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन मेटल। तो सीजियम और फ्लोराइड के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक कंपाउंड, स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। उसके बाद कोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए क्या जरूरी है, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन वहीं पे होगा जहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 से ज्यादा हो। द एलिमेंट्स विल हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन either 4 or more than 4। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नेग्लिजिबल स्मॉल और थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो सकता है। यहाँ पर क्या है, बॉन्डेड एटम्स के बीच में शेयरिंग हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेनिंग हो रहा है और दोनों एटम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, तो दे हैव इलेक्ट्रॉन either 4 or more than 4 और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नेग्लिजिबल स्मॉल और देयर मस्ट बी सम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये कोवैलेंट केस के लिए हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन थर्ड,
An atom X has 3 electron more than noble gas configuration. What type of ion will it form? अगर किसी भी एलिमेंट्स में नोबल गैस कहने का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट और उसके पास 3 ज्यादा है, तो ये किस तरह का आयन होगा? डेफिनेटली इट विल बी कैटायन। ये क्या होगा? कैटायन होगा। अब इसका फॉर्मूला सल्फेट के साथ कैसे बनाएंगे? हाउ विल वी फॉर्म फॉर्मूला विथ सल्फेट? तो X का वैलेंसी कितना है? 3 है और सल्फेट का वैलेंसी होता है 2। क्रिस क्रॉस से इसको एक्सचेंज करेंगे, ये हो जाएगा X2SO4 होल 3। नाइट्रेट के साथ अगर इसका फॉर्मूला बनाना है तो नाइट्रेट का वैलेंसी होता है -1 और X का वैलेंसी दिया हुआ है 3 बिकॉज 3 इलेक्ट्रॉन मोर देन नोबल गैस, तो ये क्रिस क्रॉस से इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? XNO3 होल 3। ध्यान रखना है, यही पार्ट है जहां पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं। यहां पर ये मेंशन है 3 इलेक्ट्रॉन मोर देन नोबल गैस, मतलब कि 8 से ज्यादा 3 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसका वैलेंसी 3 होगा। और वंस वी विल रियलाइज 1 2 3, अगर किसी भी एलिमेंट्स का वैलेंसी 1 या 2 +1 +2 +3 होंगे, दे आर डोनर, दे आर मेटल्स। उसी तरीके से फॉस्फेट कैसे बनाएंगे? तो X और फॉस्फेट का वैलेंसी 3- होता है और एल्युमिनियम का यहाँ X का भी 3 है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? XPO4। कार्बोनेट के केस में आप ले लीजिए, कार्बोनेट का CO3 वैलेंसी 2- होता है और इसका 3 है, तो इसको हम लोग एक्सचेंज करेंगे, तो इट विल बी X2CO3 होल 3। हाइड्रोक्साइड X और OH, हाइड्रोक्साइड का 1 है, X का 3 है, तो इसका वैलेंसी, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? XOH होल 3। इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट्स का अगर हमको इंफॉर्मेशन दिया है और उसका फॉर्मूला बनाना है, तो उस फॉर्मूला को हम लोग तैयार कर सकते हैं, उसको हम लोग उसको बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि XY2 एक कंपाउंड है जिसमें X गिव्स 1 इलेक्ट्रॉन टू ईच Y एटम, डोनेट कर रहा है X, मतलब X क्या है? X इज अ मेटल और Y क्या है? Y इज अ नॉन मेटल्स। तो इस कंपाउंड का अगर डॉट स्ट्रक्चर हम लोग बनाएं तो X है और 2 Y है। X अपना कंपाउंड, एन एटम X गिव्स 1 इलेक्ट्रॉन ईच Y एटम, यानी 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। व्हाट इज द नेचर ऑफ बॉन्ड? तो जहां भी ट्रांसफर होगा उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहेंगे? इट इज इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक बॉन्ड। और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करना हो तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करने के लिए इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में होना चाहिए, तभी ये 1 इलेक्ट्रॉन इसका लेके इसका ऑक्टेट पूरा होगा, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो दिस इज द डॉट स्ट्रक्चर। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, आफ्टर ट्रांसफरिंग यहाँ पर X2 और यहाँ +2Y-, यानी आप इसको ऐसा लिख सकते हैं X2- 2Y-। इस तरह से इनके बीच में एक बॉन्ड डेवलप कर गया। इसी बॉन्ड को हम लोग क्या कहेंगे? दिस बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक बॉन्ड। यहाँ पर 2Y है और ईच Y इज गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, सो इसलिए एक नेगेटिव चार्ज पड़ा। X इज डोनेटिंग इट्स 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए X पे 2 नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो इस तरह से हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर सोडियम एटम एंड सोडियम आयन, chlorine atom and chloride ion with respect to atomic structure, electrical state, chemical reaction and toxicity.
बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कंपेयर करना है Na और Na प्लस में कंपेयर करना है, Na और Na प्लस और Cl एंड Cl माइनस के फॉर्म में कंपेयर करना है। Na और Na को कंपेयर करना है एटॉमिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में। तो Na क्या, एटॉमिक नंबर 11, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन। कितना प्रोटॉन है, 11। E के पास इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 11 माइनस 1 10। इसके पास प्रोटॉन कितना है, 11। फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल स्टेट। ये कैसा है Na, तो ये न्यूट्रल है, इसका इलेक्ट्रिकल स्टेट कैसा है, न्यूट्रल है। और Na प्लस का इलेक्ट्रिकल स्टेट क्या है, तो ये कैटायन के फॉर्म में है या पॉजिटिवली चार्ज आयन है। थर्ड पॉइंट क्या है, केमिकल रिएक्शन, केमिकल एक्शन। दिस कंपाउंड हैज less than 1 electron that its octet, so it is very active, very reactive. And this compound has 1 electron, this compound has 10 electron, that means 8 electron its outermost orbit. तो ये जो है स्टेबल है, this will not react। एक बार इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के बाद ये स्टेबल बन गया। और लास्ट है टॉक्सिसिटी। तो टॉक्सिसिटी के आधार पे Na प्लस इज अ वेरी टॉक्सिक कंपाउंड और दिस इज नॉन टॉक्सिक, दिस इज नॉट टॉक्सिक इन नेचर, नॉट टॉक्सिक इन नेचर। तो इसी तरह से हम लोग Cl और Cl माइनस के बीच में भी कर सकते हैं, Cl और Cl के माइनस के बीच में भी हम लोग डिफरेंस कर सकते हैं। यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन कितना है, 17, प्रोटॉन कितना है, 17। इट्स इलेक्ट्रॉन इज 17 प्लस 1 दैट इज 18 और प्रोटॉन कितना है, 17। ये न्यूट्रल है और दिस इज एनायन, दिस इज वेरी रिएक्टिव और ये स्टेबल या इनर्ट। ये दिस इज अ टॉक्सिक कंपाउंड और दिस इज नॉट पॉइजनस, ये पॉइजनस नहीं है, नॉन टॉक्सिक इन नेचर। तो इस तरीके से हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट केमिकल बॉन्ड का सॉल्व कर सकते हैं, इसके आधार पे इसको हम लोग बना सकते हैं। सेकेंड पार्ट जो इसका दिया है इन टेक्स्ट पार्ट है वो है एलिमेंट A, B, C have atomic number 17, 19 and 10। सेकेंड क्वेश्चन जो है इसमें 3 एलिमेंट्स लिया गया है, एलिमेंट्स A, एलिमेंट्स B और एलिमेंट C। एलिमेंट्स A का एटॉमिक नंबर है 17, B का 19 और C का है 10। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा नॉन मेटल है, कौन सा मेटल है और कौन सा केमिकली इनर्ट है। 17 को हम लोग लिखेंगे 287, 19 को लिखेंगे 2881 और 10 को लिखेंगे 28। आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल। If an element has 1 electron or 2 electron or 3 electron in outermost orbit, ये मेटल है। इसके outermost में 7 इलेक्ट्रॉन है, लेस देन ऑक्टेट, ये क्या हो गया, नॉन मेटल। और ऑक्टेट अगर पूरा है तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज इनर्ट, इट विल नीदर गेन नॉर लॉस। यहाँ पर B क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, A क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। इट इज अ गेनर, इट इज अ लूजर। और ये क्या है, नीदर इट विल गेन नॉर इट विल लूज इलेक्ट्रॉन, सो इट इज अ इनर्ट गैस।
उसी तरीके से इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है ए बी सी डी, ये 4 एटम्स हैं और इन 4 एटम्स का मास नंबर दिया हुआ है। मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इनका एटॉमिक नंबर भी दिया हुआ है। तो ए का मास नंबर है 40, बी का मास नंबर है 19, सी का मास नंबर है 7, डी का मास नंबर है 16 और ई का मास नंबर है 14। एटॉमिक नंबर 20, इसके लिए बी का एटॉमिक नंबर है 9, सी का एटॉमिक नंबर है 3, 8 और 7। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, which of these atoms contain 7 protons? इसमें किसके पास 7 प्रोटॉन्स होगा? तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं? 7 है और यहाँ इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 7 है। यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं? 8, यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं? 3, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। इट मीन्स atomic number indicates how many protons are present in the nucleus or how many electrons present in the outermost orbital shell. जबकि मास नंबर क्या दिखाता है? It indicates number of proton plus neutron. तो अगर इसमें न्यूट्रॉन्स निकालना हो तो 40 माइनस 20 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकलेगा, इसमें 19 माइनस 9, इसमें 7 माइनस 3 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हम लोग को एक फॉर्मूला है A माइनस जेड। n इज इक्वल टू A माइनस जेड, जहां A क्या है? मास नंबर है, Z क्या है? एटॉमिक नंबर है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं 40 माइनस 20। तो पहला क्वेश्चन है कि कौन सा एटम कंटेन 7 प्रोटॉन? तो दिस इज E। Which atoms had electronic configuration 2-7? 2-7 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसका होगा? तो आप इसको ब्रेक कीजिए, ये क्या हो जाएगा? 2-7। Write down the formula of compound formed between C और D. C और D के बीच में कौन सा फॉर्मूला बनेगा? Mind it. Write down the formula of compound formed between C and D. D का एटॉमिक नंबर है 8, यानी इसके पास, इसको हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे? 2-6 और C का है 2-1। तो इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका वैलेंसी 1 है और D का वैलेंसी 2 है। इट्स वैलेंसी इज 1 एंड इट्स वैलेंसी इज -2। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इट विल C2D। इसका फॉर्मूला बनेगा C2D। उसके बाद प्रेडिक्ट विच आर मेटल्स एंड विच आर नॉन मेटल्स। 20, इसको अगर हम लोग ब्रेक करें तो ये हो जाएगा 2, 8, 8, 2। 9 को ब्रेक करें तो 2 और 7, 3 को ब्रेक करें तो 2 और 1, 8 को ब्रेक करें 2, 6, 7 को ब्रेक करें तो 2, 5। आउटर मोस्ट में अगर 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है या 1 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है तो ये मेटल्स हैं। आउटर मोस्ट में 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, 7 दिखाई दे रहा है या 5 दिखाई दे रहा है या 6 दिखाई दे रहा है तो ये नॉन मेटल्स है। So we can say that D is a non-metals, E is non-metals and B is also 9 है तो 2, 7 non-metals। इसको हम लोग इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस थे जिसको मैंने सेलिना पब्लिकेशन से लिया। अब इसमें कुछ और भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे one question is given,
इसमें एक क्वेश्चन दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एलिमेंट X, its electronic configuration is 2880 8 1. Predict the sign and charge on simple ion of X. आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये मेटल है, इसका वैलेंसी क्या होगा? 1 होगा, +1. Write if X will be oxidizing agent और reducing agent. ये कौन सा एलिमेंट है? अच्छा, आप इसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड. ये X है क्या? तो X इज द रुबिडियम, Rb. ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है? तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है. जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं. रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसलिए इन्हें हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे. तो इतना सारा एटॉमिक नंबर तो याद भी नहीं रहेगा, लेकिन आप अगर इस सीक्वेंस को बैठा दे कि फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड एंड फिफ्थ पीरियड, लास्ट में अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है, लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो ग्रुप 2 का एलिमेंट है, 3 है तो 3 का एलिमेंट है, 4 है तो 14 का एलिमेंट है, 5th है तो 15 का एलिमेंट है, 6 है 16 का एलिमेंट है, 7th है 17 का एलिमेंट है, 8 है 18 का. तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इंडिकेट्स करता है कि वो मेटल्स है या नॉन मेटल्स है. अगर लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो मेटल्स है, उसका वैलेंसी भी +1 होगा. और आइडेंटिफिकेशन आप इस तरह से इसको जज कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग के सिलेबस में 20 तक का एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट दिया जाता है. स्टैंडर्ड 10 में हम लोग 20 तक एलिमेंट्स लेते हैं, मगर आईसीएसई बोर्ड में कुछ क्वेश्चन एडवांस क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके आधार पे हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं. तो इसी पार्ट का हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसी चैप्टर्स का रिडॉक्स रिएक्शन और कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज का डिस्कस करेंगे. थैंक यू.